हेलो। हेलो हेलो। क्या है ये? पढ़िए क्या लिखा है। कार्ड। कार्ड दिखा तो दीजिए क्या है। हाँ, बहुत सुंदर कार्ड है ये। हम्म। कुंवर नारायण की कविता का शायद अंश है। ये बचान उंगली में क्या थी, क्या है ये कविता के बाद बताएं या पहले बताएं? अभी बता दीजिए। ये जैसे आप कह रहे थे ना कि टाइपिंग करने से, शो करने के हाइट बाद छोटी हो आपकी जाती हाइट है। छोटी हो जाती है। मुझे पता चला कि मेरी उंगलियां भी छोटी हो रही हैं, तो मेरी उंगली तो छोटी हो उसको रही थी, मैं खींच के बड़ी। इसको खींच के बड़ा कर रही थी। अच्छा। और उस चक्कर में मेरी उंगली जो है कट गई बेचारी। क्या करें। ये उंगली का कसूर है कि उसने कटने का फैसला किया, लेकिन कविता। हाँ, कविता। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बहुत सुंदर। बहुत मुश्किल है मनुष्य को अब बचाना, क्योंकि क्या हो रहा है कि सुबह जब हम ट्विटर हैंडल देखते हैं, एक्स जिसे कहते हैं, उसमें इतनी खबरें एआई की आती हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम कौन सा मॉडल चुनें और किस एआई से हम खुद रिप्लेस किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। और मतलब सुबह के जो 1-2 घंटे होते हैं इतने ओवरवेलमिंग होते हैं। आपके लिए सुबह के होते हैं, मेरे लिए रात के होते हैं। मैं रात को सोने से पहले कल पढ़ रही थी एक जो लेटर बहुत वायरल हो रहा है, और उसे देख के तो ये लग रहा था कि मतलब हम लोग की कहानी अगर हम इसमें शामिल नहीं हो जाएंगे तो हाँ दी एंड है फिर, अदरवाइज। पर कुछ समझ में नहीं आता कि हम किस एआई, हमारे काम से जो जुड़ी चीज़ें हैं, उनको कौन सी एआई है जो बेहतर कर रही है या ट्रस्टवर्दी बना रही है या हमारा समय बचा रही है। हम क्या करें। ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बीच की दुनिया बदल रही है, वो लोग दुनिया को बदल रहे हैं, फिर हम लोग लाचार असहाय खड़े हैं। नहीं, इतना लाचार असहाय वाली फीलिंग भी नहीं आनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम लोग, हमारा काम रिसर्च का है, स्क्रिप्टिंग का है, राइटिंग का है, तो हमारे लिए कुछ टूल्स हैं, चैट जीपीटी है या कुछ लोग जेमिनाई का इस्तेमाल करते हैं, क्लॉड का काफ़ी उसकी बातचीत हो रही है। तो मैं खुद इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर वो तो है कि ये अब इससे आप इस वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ सकते। यू कांट टर्न अवे फ्रॉम दिस फैक्ट दैट एआई इज़ हियर एंड इट्स हियर टू स्टे एंड चेंज आवर लाइफ्स। और हमारी ज़िंदगी ऑलरेडी बदल रही है। आप देखिए कि आज ही किसी ने लिखा था कि किसी ने ट्विटर पे लिखा कि मेरे पेरेंट्स ने कोई विज्ञापन देखा, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं कि यहाँ पे एफडी कर दो, और वो कह रहे हैं हाँ ये कर लेते हैं, बट ऑब्वियसली इट वाज फेक। तो जब उस लड़के ने अपने पेरेंट्स से कहा कि ये गलत है, तो उन्होंने उदय कोटक और पी चिदम्बरम, मतलब जो मर्जी, जिस मर्जी नेता का आप नाम ले लीजिए, इकोनॉमिक एडवाइजर, सबके एआई वीडियोस भेज दिए कि देखो ये सब कह रहे हैं ये वाली एफडी में इन्वेस्ट करो या इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। तो अगर हमें लगता है कि एआई हमसे बहुत दूर है, तो नहीं है। एआई हमसे इंटरैक्ट कर रहा है हर वक्त बहुत तरह से। ये फेक वीडियो भी तो ही देखिए कि जब ऑनलाइन बैंकिंग की शुरुआत हुई, 1-2 दिन पहले की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो बैंक फ्रॉड होते हैं इनको रोकने का एक सिस्टम बनाइए। ये डकैती है, और ये हम भी संयोग से यही लिखते आ रहे थे कि ये ऑनलाइन फ्रॉड नहीं है। पहले बैंक लूटे जाते थे, पर अब ऑनलाइन में इसकी डकैती का नेचर बदल गया है। और टोटल अमाउंट जो वो बता रहे हैं, अखबारों में लिखा था 55-58 हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा के पैसे का फ्रॉड हो चुका है, और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पिछले साल शायद 20 या 22 लाख शिकायतें आई हैं, लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायतें की हैं। तो अब तो ये एआई इस तरह से अगर बनाना शुरू कर देगा, अभी तो एआई इसमें नहीं आया है, एआई आएगा तो क्या कभी ऐसा भी होगा कि सबके अकाउंट से कोई एआई आपके ईमेल में घुस जाएगा, सारा पासवर्ड फ़ोन से निकाल लेगा, बैंक से आपके अकाउंट की लूट हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के रिस्क की बात, फाइनेंशियल रिस्क की बात, वो काफ़ी रियल है। जिस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड है और वो पुलिस ऑफिसर बन के आपको डिजिटल अरेस्ट वाली बात है, तो एआई भी क्या तूफान मचाएगा। और उसमें ये भी है कि
अगर एआई उस तरह से डेवलप होगा तो कुछ सिक्योरिटी मेजर्स भी उस तरह से डेवलप होंगे, मगर आप हमेशा उसके पीछे ही चल रहे हैं। जैसे आजकल वॉइस क्लोनिंग करके एआई से ही वॉइस क्लोनिंग करके बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। जैसे आपकी भी आवाज़ और आपके चेहरे को क्लोन करके कितने सारे यूट्यूब चैनल्स बनते और रहते लोग हैं। उसको देख भी रहे हैं। हम शिकायतें भी करते हैं, यूट्यूब की तरफ से बंद भी किया जाता है, लेकिन अगले ही दिन, अगले ही मिनट एक और चैनल आ जाता है जिसको लोग देखना शुरू कर देते हैं। पर एंथ्रोपिक ने जो ओपन एआई का जो एंथ्रोपिक उसके कारण जो पूरा तूफान मचा हुआ है एआई की दुनिया में, उसी के साथ एक और ख़बर काफ़ी चल रही है वृंदा कि इसका कोई एक्सपर्ट इस्तीफ़ा दे गया है और वो चेतावनी दे रहा है कि अब उसे भी नहीं मालूम कि एआई क्या करेगा, किस तरह की चीज़ें वो दुनिया में कर सकता है, ये अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि एआई को जो आप सिखाएंगी वो एआई उसके आधार पर वो बेहतर करता चला जाएगा। जैसे हम कई साल लगा के अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, कुछ सेकंड में एआई जो है वो बेहतर हो जाएगा और क्या फ़ैसला लेगा दुनिया में, किस तरह की का तूफान आएगा, डरावना है। मतलब कि और इसी के बीच में एक खबर आ जाती है महेश पारी की कि हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं और तो अगर यही सब कुछ लाखों छात्र सरकारी, पर ये दुनिया एक तरफ ऐसे भाग रही है, एक तरफ दुनिया इस तरह से धंसती चली जा रही है, तो कुछ ना समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे कॉम्प्रिहेंड करें इन चीज़ों को। अभी हम स्कूल के ऊपर सरकार से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात तक पहुंचते भी नहीं हैं, तब तक कोई नया एआई मॉडल आ जाता है, कोई नई कंपनी आ जाती है। असल में मुझे लगता है कि जो एआई का एक जो मैं कल ही जो आर्टिकल वो पढ़ रही थी जो बहुत वायरल चल रहा है मैट शूमर का, एक वो है और एक जो रेजिग्नेशन लेटर है वो एंथ्रोपिक के सेफ्टी ऑफिसर जो हैं मृणांक शर्मा, तो उनका लेटर है जिन्होंने कहा है कि मैं द वर्ल्ड इज़ इन पेरिल। और वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि हम जानते नहीं है कि हम what we are facing, we are not aware of what is coming to us। और वो खुद कह रहे हैं कि मैं सब कुछ छोड़ के अब मैं पोइट्री लिखने जा रहा हूँ, मैं कहीं यूके में जाके रह रहा हूँ। तो वो एक तरह का अपना एक अलग डिफाइंस किसी का हो सकता है, लेकिन हम मेजॉरिटी ऑफ अस हमें इससे रेकन करना ही पड़ेगा कि हम किस फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। जैसे एआई को लेके जो एक बात बार बार कही जाती है कि एआई का इस्तेमाल सबसे पहले एआई का कोड लिखने के लिए ही किया जाता है। एआई इज यूज्ड टू क्रिएट इटसेल्फ बेसिकली, सो वो मतलब एक तरह से एक्सपोनेंशियली फास्ट हो रहा है, मतलब वो अपने आप को इस स्पीड से क्रिएट कर रहा है। इसीलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को पता चल रहा है कि हमारा काम ख़त्म हो गया है, कि अगर हम जिस चीज़ को बना रहे थे वो चीज़ अपने आप को बना रही है, इसीलिए वो इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये फियर मॉन्गरिंग है और एग्जैजरेशन है, लेकिन हम अपने आसपास भी तो देख रहे हैं ना। एआई ने स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के लिखने के, पढ़ने के तरीके को, हमारा जो मतलब मेटा की एक पूरी ऐप है जो सिर्फ एआई जनरेटेड वीडियोस के लिए ही बनी हुई है, उसका ऐड आता रहता है इंस्टाग्राम में बार बार, उसका नाम टीचर भी चैट जीपीटी से प्रिपेयर कर रहे हैं, स्टूडेंट भी चैट जीपीटी से प्रिपेयर कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक तीसरा मीडियम आ गया। अभी तो ये कहा जा रहा था कि ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल कर अपने लेक्चर को और एक्सप्लेनेटरी बनाइए, इजी बनाइए, और अब एक तीसरा है जो दोनों के बीच में दोनों क्रॉस चेक कर रहे हैं साथ साथ। और इसके बीच में खबर आ जाती है कि कोलकाता में, वो खबर आपने देखी होगी, कोलकाता में जो एसआईआर चल रहा है उसको लेकर दीपावली मित्रा ने एक रिपोर्ट फाइल की है। भवानीपुर, शायद यहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, और यहाँ से जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के जो केसेस हैं 15,000 से अधिक हैं, और इनमें 52% केवल मुस्लिम वोटर के हैं। और बॉलीगंज असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है कोलकाता में, वहाँ पे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले 78% मुसलमान हैं। तो क्या जानबूझकर एसआईआर के ज़रिए मुस्लिम वोटर को टारगेट किया जा रहा है? एक तरफ हम देख रहे हैं एआई जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एलिमिनेट कर रहा है,
दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एसआईआर के ज़रिए मुस्लिम वोटर को किसी न किसी तरीके से एलिमिनेट करने की कोशिश हो रही है। कितनी खबरें आ गई। मत आप कि इवन इन एसआईआर में इलेक्शन कमीशन एक एआई टूल का इस्तेमाल कर रहा है। ये भी एक विवाद हुआ था जिसके ऊपर ममता बनर्जी ने किया था। उन्होंने किया है और उसमें रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट्स आई हैं और कि वो कोई एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर लोगों को किस तरह से डिलीट किया जा रहा है। तो पर ये बहुत सीरियस है वृंदा कि 58% इज मैसिव। हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की आबादी 20% है, लेकिन आप जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज की जो आप लिस्ट बना रहे हैं उसमें 52%, 78% मुस्लिम्स हैं। अपनी आबादी के अनुपात में कहीं ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा। तो इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर के नाम डाउट में डाले जा रहे हैं, कितनी परेशानी होती होगी। वो तो कॉस्ट या उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन वो तो कोई एआई नहीं बता रहा है। इसी एआई की दुनिया में जहाँ सब कुछ 1 सेकंड में जान लेने का वादा किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ पता नहीं। कितनी खबर, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी का कार्यकर्ता फॉर्म 7 भर रहा है, शिकायत कर रहा है और वो ज़्यादातर मुसलमान निकल रहे हैं। गुजरात में भी एक इस तरह से खुलेआम चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है कि एसआईआर से मुसलमान निकाले जा रहे हैं, एआई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकाले जा रहे हैं और जो सिटीजन है उस तक खबरें नहीं पहुंच पा रही हैं। हर आदमी एक दूसरे को एलिमिनेट करने में लगा हुआ है, डार्क में धक्का देने की कोशिश कर रहा है। एक्सक्लूजन के साइकिल में हम लोग उलझ गए ना। उसमें फिर वही हो जाता है कि जो जितनी देर तक टिका रह जाएगा फिर मतलब वो टिका रह जाएगा। जैसे जब योगेंद्र यादव ने या ममता बनर्जी या जो भी ऑपोजिशन के कई लीडर्स, उन्होंने बार बार यही कहा है कि एसआईआर इज नॉट एन एक्सरसाइज इन इंक्लूजन बट एन एक्सरसाइज इन एक्सक्लूजन। तो जहाँ पर हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने की बात करते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने की बात करते हैं, वहाँ पर क्या हम एक ऐसा टूल नहीं बना सकते थे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिसइनफ्रेंचाइज होने से बचा सकता था। जहाँ पर आप जानते हैं कि लिटरेसी कम है, लैंड रिकॉर्ड्स नहीं है, आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स नहीं है, वहाँ पर लोगों को ही पेनलाइज किया जा रहा है उस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर के लिए कि उनके पास कागज़ नहीं है। और ये इतना बड़ा सवाल है और इस देश में सचमुच किसी को फर्क नहीं पड़ता होगा कि ये मैं भी सोचती हूँ। हम कहते हैं हम सब नागरिक हैं और हमारे ही नागरिक एक हिस्से का नाम वोटर लिस्ट से आप हटा रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। कई बार लगता है कि लोगों को पता नहीं है कि इन सब चीज़ों के खतरे क्या हैं। आपके साथ चलने वाला एक आदमी जाति के कारण, धर्म के कारण हमेशा धक्का दिया जाता रहे, मायूस किया जाता रहे, तब वो अपनी क्षमता का कभी इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, ना कभी कर सकता है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सिस्टम पे कंट्रोल करके 10,000 लोग बैठ के इस तरह की नफ़रत लोगों के दिमाग में भर दें और देश तरक्की कर जाएगा। वो होने वाला नहीं है। पर बहुत डर लगता है कि जब सुबह सुबह इस तरह की खबरें देखते हैं। और ये देखिए कई महीने से चल रहा है, ये कई महीनों कोर्ट से में बहस हो रही है ना। और वो बहस कहीं पहुंचती नहीं। आधार को लेकर कभी कहा जाता है कि इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार उस एक डॉक्यूमेंट को लेकर इतने महीनों बाद भी क्लैरिटी नहीं है हर जगह कि आदमी वो अपने आप में पूरा है कि नहीं है ना। हमें बार बार बेसिकली पूरी जो नागरिक आबादी है उसको एक डॉक्यूमेंट कलेक्टर बना दिया गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जमा, और उसमें जो मुसलमान है उसके लिए वो जीने मरने की बात वो लैमिनेट कराने में लगा हुआ है, हर तरह के डॉक्यूमेंट को बनाने में लगा हुआ है, किसी भी तरह से। और मालूम नहीं है कि कब किस वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाए। वोटर लिस्ट से निकाला जाएगा तब और कहाँ से निकाल दिया जाएगा कि तुम वोटर नहीं हो तो इसका मतलब इलीगल हो। जबकि हमारे ही कंट्री में एनआरसी का एक एक्सपीरियंस हो चुका है जो इतना टॉर्चरस था, इतना ट्रैजिक एक प्रोसेस था। कितने लोगों को उसमें पता नहीं है कि लोग इस गुस्से को, इस नफरत को कैसे, कई बार मुझे लगता है कि असम के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इन बातों को। कब तक, कहाँ तक आप किताबें पढ़ता हूँ सांप्रदायिकता के इतिहास की, तो 150 साल से सेम मुद्दा, उसी की रिसाइकलिंग होती चली जा रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। हर आदमी हताश किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप मुसलमान का नाम वोटर लिस्ट से हटा दे रहे हैं तो आप बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, आप भी उतने ही लाचार होते जा रहे हैं। कुछ नहीं, ये जो आप जो लोग हैं जो चुपचाप देख रहे हैं उनकी भी कोई खास तरक्की नहीं हो रही, उनकी भी आवाज जा रही है, वो भी लाचार असहाय महसूस करते हैं। अभी पता है, अभी आपसे 1 सेकंड लूंगा। बात करते हुए मेरी नजर पड़ी, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई है कि रेरा बनाया गया है। क्या बनाया? रेरा
ये रेरा एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जहाँ प्रॉपर्टी का जो डिस्प्यूट होता है, जैसे आपने अपार्टमेंट खरीदा, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में वो नहीं बना, तो वहाँ पर जाके वो डिस्प्यूट होता है, उसमें सुनवाई होती है। बिल्डर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है ताकि कस्टमर को, घर खरीदने वाले को फायदा पहुंचे। ये कह के सरकार ने बेचा इस इंस्टीट्यूशन को। लेकिन ये बात रेरा के आसपास मंडराने वाले लोग जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन बिल्डर के फेवर में है, और जो लोग घरों में निवेश करके फ्लैट के लिए ठगे गए हैं उनमें कितने मुसलमान होंगे? ज़्यादातर हिंदू हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कितने साल से इन बिल्डरों के खिलाफ, सेलेक्टिव हाउसिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ आदेश दे रहा है, गुस्सा जाहिर कर रहा है। आज कोर्ट ने कहा कि इस रेरा को खत्म ही कर दो, ये बिल्डर के फायदे के लिए बना है। तो इस जो दुनिया उसकी रेगुलेटरी बॉडी थी, मालूम नहीं कि एक एआई है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस कर रही है, एक एसआईआर है जो मुसलमानों को डाउट में डाल के किसी तरह से वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है, और एक रेरा है जहां बिल्डर का कब्जा है और आपने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर एक मकान खरीदा, हाउस लोन लिया, 90 लाख का उसका ईएमआई भर रही है, आपकी कोई आवाज नहीं है। तो किसकी आवाज इस प्रोसेस में मजबूत हो रही है? हो तो किसी की नहीं रही है। जैसे ही आप इसमें पार्टी बनेंगी ना कि उसके हाथ काट दिए जाएं, उसके पांव तोड़ दिए जाएं, तो इवेंचुअली आप पर भी आता है तो ना? एक दिन वो तो जरूर वो चल नहीं पाएगा, वो दौड़ नहीं पाएगा, है ना, वो हाथ से कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन एक दिन वो आप पर भी आएगा, आप भी बोल नहीं पाएंगे। मुझे जैसे याद आ रहा है कि जो बहुत शानदार पत्रकार हैं कैरल कैडवालाडर, उनका जो ट्विटर हैंडल है, उस पे जो उनकी डीपी लगी है ना, उसके अंदर एक पोस्टर की फोटो लगी है और उसमें लिखा है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि उनके हाथ काटे जाएं, उनको चुप कराया जाए और हमें ये लगे कि ठीक है, हम ठीक रहेंगे, हमें मौका मिलता रहेगा बोलने का। अगर हम मीडिया के हिसाब से देखें तो हाल ही में वायर ने एक कार्टून रिलीज किया जिसे बैन कर दिया गया, इंस्टाग्राम से हटाया गया, हाँ, है ना। और उसके बाद उस पर काफ़ी विवाद हुआ, फिर लोगों ने उसको चैलेंज किया। अभी भी आई थिंक वो उसको लेके कुछ सुनवाई चल रही है या जो भी है, पर वो फिर से ट्विटर पर बार शेयर हुआ। तो जो आइडिया है कि जर्नलिस्ट्स की जो स्पीच है या जो जर्नलिस्ट्स कितना बोल पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं, उसे लेकर कैरल कैडवालाडर के ट्विटर हैंडल पर ये पोस्टर की फोटो है जो हम दिखा देंगे स्क्रीन पर, जिसमें लिखा है कि फर्स्ट दे केम फॉर द जर्नलिस्ट्स, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। एक वक्त फिर ऐसा भी आता है कि ना आप डिसइनफ्रेंचाइज हो रहे हैं, आपकी कहने की शक्ति जा रही है, आपकी शिकायत करने की शक्ति जा रही है, बट देयर इज नोबडी टू रजिस्टर दैट। इवन एसआईआर के प्रोसेस में, इवन जिन एरियाज में हम रहते हैं, इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर रहने वाली फैमिलीज़ के बहुत सारे लोगों के बिना वजह से मतलब नाम हटे हैं, उनको हियरिंग में जाना पड़ा है, बहुत लोग परेशान हुए हैं, बट देर इज़ नो रूम, देर इज़ नो स्पेस टू रेज दैट क्वेश्चन कि ये क्यों हो रहा है। अखबार देखिए तो उसमें जनता परेशानी नज़र नहीं आती है, सिर्फ एक ही आदमी महान है। अभी पता है मुझे क्या दिख गया? अभी हमने आपसे कितना एग्जाम्पल दिया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हालत ख़राब है, उनकी आवाज़ जारी है। जो लोग हाउसिंग सोसाइटीज़ में करोड़ों रुपए का अपनी ज़िंदगी भर की कमाई लगाकर लोन से घर फ्लैट खरीदते हैं, वो परेशान हैं, उनके ऊपर बिल्डर बैठ गए हैं। एसआईआर से आप मुसलमान को तरह तरह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसको असुरक्षित महसूस करा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं है ना। अब विवेक तनखा हैं, वो राज्यसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं कि सीए को बचाइए। ये जो बड़ी कंपनियां हैं, प्राइस वाटर कूपर्स, अर्नेस्ट यंग, अर्नस्ट एंड यंग, केपीएमजी, नाम मुझे अच्छे से याद नहीं रहते हैं, इन सब का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उनको बचाइए। तो हर आदमी एक दूसरे से घिरा हुआ है। इंजीनियर्स का आप सोचिए, और इंजीनियर तब भी आप लोग जो एंट्री लेवल इंजीनियर्स हैं, उनकी कितनी न्यूज़ आती है कि उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही है। साल के 10 साल से 15 हज़ार पे लोग काम कर रहे हैं। इस साल 17 इनटेक हुआ है, सिर्फ 17 इंजीनियर्स का इनटेक हुआ है। तो एवरीबडी इज रनिंग फॉर सर्वाइवल। बट तब भी लोग जनता की तरह क्यों नहीं सोच पा रही? अब जनता ने तो सबको देख लिया ना कि ठीक है, अगर आप सांप्रदायिक हैं, आपने इस नफरत में ये भी स्वीकार कर लिया कि वोटर लिस्ट से मुसलमानों को हटा दो,
ये बीजेपी के कार्यकर्ता की क्या ट्रेनिंग है कि फॉर्म 7 भर रहा है कि मुस्लिम नाम हटा दो, और ठीक है। उससे जो बचे अगर हुए वो वोटर हैं, करने से उसको क्या मिल आप रहा है? बिल्डर पे क्यों नहीं, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं तो बिल्डर को कंट्रोल कर लो। सही बात है। वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं, एआई को तो आप कुछ कर नहीं पा आप रहे हैं, उसके लिए कोई सीए रेगुलेशन तक ही नहीं लाचार बना है। सकते हैं। जो सबसे सेफ प्रोफेशन माना जाता था वो लाचार है, इनके आगे उसको काम नहीं मिल रहा है सीए को। तो ये तो इसमें आगे खुश कौन, मुझे lawyers तो पे भी तो लॉयर्स पे भी आएगा। फ्लॉड को लेके क्यों बवाल है? क्योंकि वो कहा जा रहा है कि वो लॉयर्स की जो लीगल कंटेंट राइटिंग है अच्छा, वो डिमोलिश हो जाने वाली है। उसमें एक वन ऑफ द बिग कंसर्न्स इज आल्सो दिस। माय गॉड। पर हाँ, तो तो देन हु इज सर्वाइविंग इज माय क्वेश्चन। ये आप बताओ फिर। हमने ये तो ट्रेस कर लिया कि इन पे मार पड़ रही है, और ये जो लोग हैं मतलब हम एसआईआर में कुछ लोग डिलीट हो रहे हैं, कोई सीए हैं जो खतरे में हैं, गिग वर्कर्स पे राघव चड्ढा ने एक बिल पेश किया है ना उनके राइट्स के लिए, इंजीनियर्स की हम बात कर रहे हैं। तो क्या बस इसमें जो ठगी कर रहे हैं उन्हीं का हाँ, उनका साम्राज्य कमाल आपने शानदार देखा है मेरे तरीके से। इंस्टा पे मैं रोज ठगी की खबरें शेयर करता हूँ। भारत प्रधान देश है। भारत एक ठग प्रधान देश है। ये सवाल तो इम्पोर्टेंट है कि बच कौन रहा है ना, किसी का तो फायदा हो रहा होगा ना इस ये सिस्टम कौन में। है। देखने से तो समझ में आ रहा है कि कुछ लोग जो ऊपर बैठे हैं कंट्रोल में, ये अब वो संख्या छोटी हो गई है। पहले पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जिले के स्तर तक था, पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट टेंडर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, जो सरकारों के रिसोर्स के जरिए आप स्कूल बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, उसके नाम पे ज़िले की ज़मीन ले रहे हैं, तो प्रभावशाली लोगों ने लिया। और ये इन सब का चेन है इंडिया में जो पूरा कंट्रोल करता है पावर को। ये पावर बेड हैं इस देश के। जो आपको दिल्ली में नज़र आएगा, जो पावर मुंबई में नज़र आएगा, वही आपको बड़ौदा में नज़र आएगा, मेरठ में नज़र आएगा, मोतिहारी या गया में नज़र आएगा। कुछ लोग हैं जो पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, और वो एक तरह से पीढ़ियों से कमाई बनती चली आ रही है इन लोगों की। और इसमें काला धन का बड़ा लंबा नेटवर्क कार्यक्रम आप कह रहे हैं कि वो और छोटा हो गया, वो और छोटा होता चला जा रहा है, और छोटा होता चला जा रहा है। ये लोग तुरंत भले प्रभावित ना होंगे, पर वो सिकुड़ने से क्या हो रहा है ना कि आम जनता और कमजोर मतलब होती एक नजर आ तरह रही से है। डिसएडवांटाइज हम लोग सभी हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं, हम सब हो रहे हैं, कोई लेकिन बच नहीं हमें रहा। उसमें एक कंपटीशन के रूप में दिखाने के लिए दिखाया जाता है कि ठीक है, आप एक कम्युनल लेवल पे सांप्रदायिक आइडेंटिटी के हिसाब से आप जो है किसी और को ट्रम्प कर रहे हैं, है ना। पर मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में सोच रही थी, जैसे हम अगर देखें अमेरिका का भी एग्जांपल, जहाँ पर एप्स्टाइन फाइल्स को लेकर इतना ज़्यादा हंगामा हो रहा है, वो भी एक इसी तरह का एग्जांपल है जहाँ पे कुछ थोड़े से लोगों के हाथ में पावर इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गई कि उन लोगों ने डिफेंस, उन लोगों ने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम, कांग्रेस, सेनेट, प्रेसिडेंशियल ऑफिस, हर जगह पे उन लोगों का कंट्रोल था। वही मुट्ठी भर लोग, वही कुछ लोग हैं जो सिलिकॉन वैली में भी दिखेंगे आपको, जो आपको स्टॉक मार्केट्स में भी दिखेंगे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं। तो हर जगह जो है पावर कुछ एक लोगों के हाथ में सिमट के रह गई है, जो सिस्टम को जिस भी तरह से चाहते हैं उस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मतलब वो पावर का इतना भयानक तरह का कंसंट्रेशन है। आई डोंट थिंक कि उसके लिए हम अब मोनोपोली शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोपोली इज ऑल्सो आई थिंक इनएडिक्वेट इन अ वे टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। जैसे इस केस में, एप्स्टीन के केस में, जो जर्नलिस्ट जिन्होंने इस केस को बहुत फॉलो किया है, जूली के ब्राउन, वो बार बार एक बात कहती हैं कि इस सिस्टम में विक्टिम्स हैं, इस केस में विक्टिम्स हैं, इस केस में प्रेडेटर्स हैं, जो आदमी हैं जिन्होंने इन लड़कियों का, बच्चियों का शोषण किया। लेकिन इस केस में जो सबसे बड़ा फेलियर है, जो सबसे बड़ी कहानी है, वो इसकी है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने इन सारी लड़कियों को फेल किया। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नागरिकों को फेल कर रहा है अलग अलग देश में, वही मैं कह है रही ना। हूँ और कि आधी आबादी, अगर एप्स्टीन के मामले में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल है तो उसने दुनिया की आधी आबादी को फेल किया है पूरी तरह से। मतलब आप इतनी छवि बनाते हैं औरतों के मामले में कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं, अब आपकी दुनिया है, कमला आप आगे आ हैरिस रही बन हैं, जाएंगी, क्या पता ये प्रेसिडेंट पहली है ना, राष्ट्रपति बन जाएंगी, ये सब, वहां पर हाँ। पहली प्रधानमंत्री बन जाएंगी, लेकिन इट्स इमटेरियल। आधी आबादी औरतों की कमजोर नजर आती है। वही बात है।
पुरुषों की भी ज़्यादातर आबादी जो है कमज़ोर नज़र आती है, वो अलग अलग जाति धर्म के आधार पे। पर आपने एक बहुत अच्छा सवाल छेड़ दिया कि हमें मालूम नहीं था, जो कुंवर नारायण की कविता है उसका हिस्सा मैं अब पढ़ना चाहता हूँ कि बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, है ना। तो मनुष्य के पास अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो खुद को बचा पाएगा, क्योंकि वो हर जगह से वो एज पर है, गिराया जा रहा है किनारे से, जहाँ जहाँ जो भी है वहाँ से वो गिराया जा रहा है, प्रेसिपिस जो है ना। बोलते हैं। हाँ। अच्छा, उसे क्या बोलते हैं? मतलब जो एकदम एज है ना, जैसे किसी नहीं, वो शब्द क्या था? प्रेसिपिस। अच्छा, क्या एकदम उसके किनारे पे। फारसी में इसे रविश कहते हैं, किनारा। हाँ, यार मुझे पता है। जिसको एज कहते हैं ना, किनारा। एक मीनिंग वो भी है कि छत के किनारे से आप वहाँ से ढहा दिए जा रहे हैं, गिरा दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ वो सवाल इम्पोर्टेंट था कि हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हमने तो तैयारी की नहीं थी, हम तो जस्ट लाइट ऑन किए, मेज़ लगा दी और बैठ गए अपना अपना लैपटॉप लेके। पर हमें नहीं मालूम था कि हमारी बातचीत कैसे शुरू होगी, हमें ये भी नहीं मालूम था कि हमारी बातचीत में किस किस तरह के संदर्भ आ जाएंगे, और हमें ये भी नहीं मालूम था कि अचानक हो रही इस बातचीत में एक बड़ा सवाल निकल कर आ जाएगा कि इस पूरी कवायद में बच कौन रहा है ना। बिल्डर के आगे सुप्रीम कोर्ट हताश है, सुप्रीम कोर्ट से नागरिक हताश है, एप्स्टीन के कारण दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक व्यवस्था की न्याय व्यवस्था हताश है उसके आगे, बड़े बड़े लोग। ये ताकतवर शक्ति किसके पास और ये शक्ति जा कहाँ रही है? इससे निकलने वाला जो पूरा पैसा है, मतलब अगर आप बता रहे हैं कि 55,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहीं तो जा रहा है, किस ब्लैक होल में कहीं तो जा रहा है, चीज जा रही है। किसी के अकाउंट से एक फोन आता है, किसी की आवाज में बात करता है, डिजिटल अरेस्ट कर लेता है, लोगों की कमाई लेकर उड़ जाता है, जहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये पैसा भी तो किसी अकाउंट में कहीं तो जा रहा हो। और बड़ा सरकारी सा आदेश है कि कुछ एसओपी बनाइए। एसओपी ये कई साल से चल रहा है, डिजिटल फ्रॉड का मामला, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए। एसओपी बनाने का भी ख्याल नहीं है, और इंडिया में एआई का समिट हो रहा है। और देखिए, इसी देश में जहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि 55,000 करोड़ का फ्रॉड हो रहा है, वहाँ पे आज अभी इन्हीं हाल ही के दिनों की पार्लियामेंट की न्यूज़ है कि ईडी ने पिछले करीबन 10-11 साल में, 11.5 साल में, अप्रैल 2014 से दिसंबर 2025 तक करीबन 1100-1200 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें 10% भी कन्विक्शन रेट नहीं है। हमारा जो पार्लियामेंट का, ये पार्लियामेंट का डेटा है। हमारी जो न्यूज़ मीडिया है, डिबेट होते हैं टीवी पे, जो बड़ी बड़ी खबरें बनती हैं कि ये गिरफ्तार हो गया, करप्शन पे एक्शन हो रहा है, ये हो रहा है, बड़ी बड़ी मतलब एक्टिविटी हो रही है, उसमें कुछ नहीं निकल के आ रहा है। उसमें 10% भी कन्विक्शन रेट नहीं है, जो एक तरह से पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड कार्रवाई कई मामलों में देखी जा सकती है। लेकिन जहाँ पर एक्शन होना चाहिए, जहाँ पे आम लोगों के 55,000 करोड़ रुपए साफ हो गए, वहाँ पर अब कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप एसओपी बनाइए। तो फिर ये चल क्या रहा है फिर? और अगर मुझे ठीक से डेटा याद है, खबर तो हमारे सामने नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ था कि कोई 20,000 लोग अरेस्ट हुए हैं, जहाँ 50,000 करोड़, 22 लाख शिकायतें आ रही हैं, 22 लाख लोगों के पैसे लूटे गए हैं। ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और उस देश में ये सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। उस देश में लोग शर्म आनी चाहिए। इस बात से खुश हैं कि एसआईआर में फॉर्म 7 बीजेपी के लोग भर रहे हैं मुसलमानों के नाम कटवाने की। ये हालत हो गई है। जो लोग इसमें आज खुश हैं, आईने में अपनी शक्ल नहीं देख पाएंगे कि उन्होंने इस देश को क्या बना दिया। अपने ही साथ के आजू बाजू को ये काट के कहाँ तक लेके जाने वाले हैं। मतलब नागरिक का नागरिक से क्या रिलेशन रहा? खत्म। हमारा तरह तरह से उस संबंधों को तोड़ा जा रहा है कि वो टूट जाए। बिल्कुल। हाँ, हमारा ना नेता से कोई रिलेशन रहा। नेता पूरी तरह से इनएक्सेसिबल है। नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता। आप देखिए, हरदीप सिंह पुरी ने इतने सेंसिटिव मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहने को, लेकिन आप उनका टोन देखिए, वो किस टोन में सेक्सुअल हरासमेंट के दुनिया के वन ऑफ द वर्स्ट केसेस है ये, उसके बारे में किस भाषा में बात कर रहे हैं कि दैट इज़ इट, कि जैसे वही बस, मतलब जैसे कोई बात ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं। इनसे हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे मामले पे कम से कम कुछ सेंसिटिव तरीके से तो बात करेंगे।
ना तो हमारा नेता से रिलेशन रहा, ना हम पुलिस से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे 50 लाख अकाउंट से निकल जाए तो वो दिलवा सकती है, ना हमारा अपने पड़ोसी से रिलेशन रहा। तो क्या हम मतलब फिर हम क्या हताश ही होकर बैठ जाएं फिर? देन व्हाट इज द वे इस पूरी फॉरवर्ड? बातचीत को जो भी अगर सुन रहा है वो ये समझेगा कि हम सब जिस समय कर रहे हैं उस दिन के आसपास की खबरों के रिएक्शन में बातें कर रहे हैं, हाँ। है ना, और हम अपना दिन भी ख़त्म कर रहे हैं। तो क्या आप खुश हैं इस दिन से? खुश तो नहीं पता, आई डोंट नो। आई मीन आई थिंक आई एम एंडिंग टुडे विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये तो मैं कहूँगी, क्योंकि कल रात को जब मैं सो रही थी उसी वक्त मैं वो इतना लंबा आर्टिकल पढ़ रही थी, फिर मैं सुबह उठी तो मैं एप्स्टीन के केस पे काम करने लग गई, रात में भी सोने से पहले वही देख रही थी, फिर बीच में SIR की न्यूज़ देख रही हूँ, है ना। तो मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत खुश हूँ या दुखी हूँ, बट आई थिंक एक वो सेंस होता है ना कि आप एक जर्निंग में हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसको कैसे उससे रिलेट करें। पर आपके इस सवाल के जो आपने सवाल उठाया कि कौन बचा हुआ है ना, मुझे लगता है कि कोई नहीं बचा हुआ है। और आपने कहा जब चर्निंग का प्रोसेस चल रहा है तो इसी समय में हम लोग भी दुखी होते हैं बहुत सारे सवालों से, मैं भी बहुत घिर जाता हूँ, लगता है ये काम अब छोड़ूं क्या, बंद कर दूं क्या। पर इसी समय एक मन ये भी कहता है कि यही वक्त है इरादा करने का, और यही वक्त है फिर से जुट जाने का, कि जो भी हमारे पास अच्छी समझ है उस समझ को लेके हम फिर से मजबूती से उस तूफान के बीच में एक पेड़ की तरह खड़े रहें। हवा बहुत तेज़ी से पेड़ को झुका रही है, लेकिन वो पेड़ इंतज़ार भी कर रहा है कि जैसे ही हवा थमेगी वो फिर से सीधा खड़ा हो जाएगा, और उस लड़ते लड़ते हुए भी खड़ा होने की कोशिश करता है। आप देखिए आंधियों में पेड़ कितनी बार वापसी करता है, उसकी वो फ्लेक्सिबिलिटी है, हाँ। जो इसमें तो लचीलापन हमें है भी कि वो आता बार है बार वापस। पेड़ की तरह वापसी बिल्कुल। करते रहना होगा। थैंक यू। हाँ, हमारा कैमरे का एक रोल जो है वो ख़त्म हो गया, तो मैं नहीं दिखाई दूंगी इस बातचीत में, ओह, पर हाँ, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय।